हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। घटना चक्र पूर्वावलोकन में भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन पढ़ रहे हैं। आज के चैप्टर है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग से रिलेटेड सारे फैक्ट को पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल मेरा छोटा है, नया है, तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें आगे ले चलने में। आने वाले सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए पढ़ते हैं चुनाव आयोग से रिलेटेड सारे फैक्ट को। चुनाव आयोग संविधान के भाग 15 के तहत आर्टिकल 324 से 329 तक इसका वर्णन है। आर्टिकल 324 से 329 तक इसका निर्वाचन से संबंधित प्रावधान है। भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक। अनुच्छेद 324 के तहत एक निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। आर्टिकल 324 के तहत निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है चुनाव आयोग में। यह एक अस्थायी एवं स्वतंत्र निकाय है। अस्थायी और स्वतंत्र निकाय है। यह आयोग संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने और इन निर्वाचकों के संचालन के अधीक्षण, निर्देश तथा नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होता है। कौन? निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग का गठन आर्टिकल 324 के तहत होता है। यह एक अस्थायी और स्वतंत्र निकाय है। इस आयोग का काम क्या है? निर्वाचन आयोग का काम है कि जो संसद है, राज्य विधानमंडल है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद के लिए जो निर्वाचन होता है, चुनाव होता है, उनके लिए निर्वाचक नामावली तैयार करना और उनको संचालन करना, अधीक्षण करना, उनको निर्देशित करना और उनको नियंत्रण में रखना इनका काम होता है। अनुच्छेद 324 का 2 के अनुसार निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उतने अन्य निर्वाचन आयुक्त से जितने समय समय पर राष्ट्रपति नियत करे मिलकर बनेगा। तो आर्टिकल 324 के सब क्लास 2 के अनुसार निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा। एक तो मुख्य निर्वाचन आयोग होगा और अन्य निर्वाचन आयुक्त भी होते हैं, लेकिन अन्य निर्वाचन आयुक्त उतने होते हैं जितने समय समय पर राष्ट्रपति नियत करे। इन सभी से मिलकर के निर्वाचन आयोग बनता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त दोनों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। 15 अक्टूबर 1989 तक निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय था। 15 अक्टूबर 1989 तक निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय था। उसमें एक सदस्य होते थे जिसमें केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त ही होता था। 16 अक्टूबर 1989 को सर्वप्रथम निर्वाचन आयोग में 2 अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की गई। 16 अक्टूबर 1989 से एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की गई, परंतु 1 जनवरी 1990 तक ही ये पद पर थे। कितने समय तक? 1990 तक। 1 जनवरी 1990 तक। 1 अक्टूबर 1993 को पुनः 2 अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की गई और तब से यह आयोग 3 सदस्यीय है। फिर से 1990 तक चला था, उसके बाद बंद हो गया था। 1993 में पुनः 2 अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की गई, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अतिरिक्त अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की गई। तो ये आयोग में कितने हो गए? 3 सदस्य हो गए। तब से आज दिन तक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य सदस्य होते हैं निर्वाचन आयोग में। राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह पर प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति कर सकता है। तो जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उसके सलाह पर अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। वर्तमान में निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं। इनके पास समान शक्तियाँ होती हैं तथा उनके वेतन भत्ते और दूसरे अनुलाभ भी समान ही होते हैं। क्या होते हैं? उनके वेतन भत्ते समान होते हैं। इनके पास समान शक्तियाँ होती हैं, चाहे वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो या 2 जो अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, दोनों के पास समान शक्तियाँ होती हैं। वेतन भत्ते और दूसरे अनुलाभ भी सभी के समान होते हैं, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समतुल्य होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है वो नहीं, सर्वोच्च न्यायालय के जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनके समान इनका वेतन भत्ता होता है। निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो जाए, या तो 6 वर्ष से पहले कार्यकाल हो जाए या 65 वर्ष आयु हो जाए, जो भी पहले हो जाए।
अनुच्छेद 324 का सब क्लास 5 के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर ही हटाया जाएगा। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसी पद से उसके पद से उसी रीति से उन्हीं आधार पर हटाया जाएगा जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। तो इनके वेतन भत्ते या योग्यता कैसी होती है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होती है। तो जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है वैसे इनको भी हटाया जाएगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को। किसी अन्य निर्वाचन आयुक्त या प्रादेशिक आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर ही पद से हटाया जाता है। तो जो मेन है मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, उनको सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को जैसे हटाया जाता है उस तरीके से हटाया जाएगा। बाकी जो अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं उनको मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर हटाया जाएगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधानों के तहत चुनाव की अधिसूचना लोकसभा एवं राज्यसभा के लिए, राष्ट्रपति तथा विधानसभा एवं विधान परिषद के लिए संबंधित राज्य या संघ राज्य क्षेत्र का जो राज्यपाल या प्रशासक होगा, संघ राज्य क्षेत्र का मतलब केंद्र शासित प्रदेश में राज्यपाल भी होते हैं, प्रशासक भी होते हैं, तो इनके निर्वाचन आयोग की अनुशंसा पर जारी करता है। तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम जो कि 1951 में आया था, इसके प्रावधान के तहत चुनाव की अधिसूचना जैसे लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, विधानसभा, विधान परिषद या राज्य के राज्यपाल या केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक, इनके निर्वाचन आयोग की अनुशंसा पर जारी की जाती है। निर्वाचन आयोग की अनुशंसा पर जारी की जाती है। इनके चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है? निर्वाचन आयोग की अनुशंसा पर। जबकि चुनाव के विभिन्न चरणों संबंधित विस्तृत अधिसूचनाएं निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की जाती है। तो जबकि चुनाव के विभिन्न चरण, जो भी जितने चरण में चुनाव होगा उसकी अधिसूचना कौन जारी करता है? तो निर्वाचन आयोग जारी करता है। निर्वाचन आयोग जारी करता है। लेकिन जो ये बातें हैं इसको जो है निर्वाचन आयोग की अनुशंसा पर जारी करता है कौन? ये सभी जो ऊपर दिया गया है। आर्टिकल 326 के तहत वयस्क मताधिकार का प्रावधान है। आर्टिकल 326 में कहा गया है कि वयस्क मताधिकार होगा। भारत में मत देने का अधिकार एक वैधानिक अधिकार, स्टेटरी राइट है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार मिलता है। तो मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार मिलता है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत। और आर्टिकल 326 में कहा गया है कि वयस्क मताधिकार का प्रावधान है। 61वां संविधान संशोधन हुआ था 1988 में। 1988 में 61वां संविधान संशोधन हुआ था। इसके द्वारा मताधिकार की आयु को घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया, जो 28 मार्च 1989 से प्रभावी हो गया। स्थानीय निकाय जैसे पंचायतों एवं नगर पालिकाओं का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 343 के एवं 243 ZA के तहत द्वारा कराया जाता है। तो किसके द्वारा कराया जाता है? नगर पालिका और पंचायतों का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के तहत। आर्टिकल 243 के से 243 ZA तक है इसका प्रावधान। परिसीमन आयोग का गठन केंद्र सरकार द्वारा संसदीय विधि के तहत किया जाता है। तो परिसीमन आयोग का गठन केंद्र सरकार द्वारा संसदीय विधि के द्वारा किया जाता है, ना कि परिसीमन आयोग का संविधान में जिक्र है। तो परिसीमन आयोग का संविधान में जिक्र नहीं है, संसदीय विधि द्वारा केंद्र सरकार द्वारा गठित किया जाता है, जिसका कार्य होता है कि विगत जनगणना के अनुसार पर चुनाव क्षेत्रों की सीमा निर्धारित करना होता है। जनगणना के बाद चुनाव क्षेत्र की सीमा निर्धारित करता है परिसीमन आयोग। अब तक 5 बार 1952 में, 1963, 1973, सन 2002 और 2020 में परिसीमन आयोग का गठन किया गया है। नवीनतम परिसीमन आयोग परिसीमन अधिनियम 2002 के तहत केंद्र सरकार द्वारा 6 मार्च 2020 को सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित किया गया था। तो सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश थे रंजना प्रकाश देसाई, यही परिसीमन आयोग के अध्यक्ष थे, जो कि अधिनियम 2002 के तहत 6 मार्च 2020 को गठित किया गया था। तो इसका काम क्या है? इसका काम है कि विगत जनगणना के आधार पर चुनाव क्षेत्र की सीमा को निर्धारित करना, जिसे मूलतः
इनकी अध्यक्षता में गठित किया गया, जिसे मूलतः जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र तथा 4 उत्तर पूर्वी राज्य जैसे असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर के विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का कार्य सौंपा गया था। तो एक जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश था, 4 राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और असम है। तथापि मार्च 2021 में इस परिसीमन आयोग की कार्यावधि को 1 वर्ष का विस्तार देने के साथ इसके दायरे से उत्तर पूर्वी राज्यों को हटा दिया गया है। तथापि 2021 में इस परिसीमन आयोग की कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ा दिया गया है। 1 वर्ष बढ़ा करके बाकी जो पूर्वी राज्य के हमारे 4 राज्य थे उनको इस दायरे से हटा दिया गया, वल्नी जम्मू और कश्मीर को रखा गया है। भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? वी.एस. रमा देवी थी जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला है, भारत का संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है? तो आर्टिकल 324 के तहत है। आर्टिकल 324 के तहत है। भारतीय निर्वाचन के अनुच्छेद 324 के तहत संसद एवं राज्य विधानमंडल तथा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पदों के निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली को तैयार करना तथा निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण करना, निर्देशन देना, नियंत्रण करना, इनके सभी के लिए निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया आर्टिकल 324 में। भारत में इसके संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना करता है? तो आर्टिकल 324 है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसमें निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? तो आर्टिकल 324 में है। नेक्स्ट है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त करता है राष्ट्रपति करता है। आर्टिकल 324 के सब क्लास 2 में दिया गया है। अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति मुख्य चुनाव आयुक्त के सिफारिश पर राष्ट्रपति करता है। 4 ऑप्शन दिया गया, बताना है कि कौन सा सही है। तो चलिए बताते हैं। पहला है, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त को समान अधिकार प्राप्त है परंतु मिलने वाले वेतन असमान है। नहीं, वेतन भी समान है। तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा है, मुख्य चुनाव आयुक्त वही वेतन पाने का हकदार है जितना उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को मिलता है। हाँ, उतना ही। और जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है वैसे इसको भी। तो दूसरा ऑप्शन सही है। मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के तरीके और कारणों के अतिरिक्त किसी अन्य तरीकों के कारण से उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के जैसे ही हटाया जाता है, किसी अन्य तरीके से नहीं। तो तीसरा ऑप्शन भी सही है। चौथा है, चुनाव आयुक्त का कार्यकाल उनके पदभार संभालने की तारीख से 5 वर्ष नहीं 6 वर्ष और 65 वर्ष की आयु। तो चौथा ऑप्शन गलत है। तो दूसरा और तीसरा हमारा सही है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। देखो, 6 वर्ष और 65 वर्ष उम्र। अगला है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? तो 6 वर्ष है और 65 वर्ष उम्र है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद समकक्ष होता है। तो किसके समकक्ष होता है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर, जो कि इसमें ऑप्शन में नहीं है। यहाँ मुख्य न्यायाधीश है इसलिए गलत हो जाएगा, इसलिए कि मुख्य न्यायाधीश नहीं होता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान वेतन भत्ते और इनका पद होता है। अगला क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त को पद कौन कर सकता है? पद से हटा सकता है। एक तो करेगा संसद के दोनों सदन से 2/3 बहुमत पारित होगा। तो बहुमत पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति फिर उस पर सहमति देगा, तब हट जाएंगे। तो इसलिए आंसर बी और डी दोनों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, बताना है कि कौन सा सही है। इसमें 2 ऑप्शन दिया गया है, कथन 1 और कारण आर। कथन है, संसद तथा राज्य विधानमंडल के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्तियां एवं स्वतंत्र इकाई अर्थात निर्वाचन आयोग को दी गई है। तो पहला सही है, संसद का और राज्य विधानमंडल का चुनाव कराएगा। ये स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्ति है इसके पास और स्वतंत्र इकाई भी है। ये पहला सही है। कारण क्या कहता है? निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने का अधिकार कार्यपालिका के पास है। हाँ, तो कार्यपालिका संसद के पास है, तो जो कि वो कार्यपालिका है। तो कारण भी सही है, लेकिन इसमें दोनों में अलग अलग बातें कही गई हैं। इसमें कार्यपालिका की बातें कही गई है और इसमें जो है
तो आंसर इसका दोनों सही है, बट दोनों में एक ही बात नहीं कही, अलग अलग बात कही, इसलिए एक दूसरे का स्पष्टीकरण नहीं है। अगला है, मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है तो उस प्रक्रिया द्वारा जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर लागू होते हैं। निर्वाचन आयुक्त तो हटाया जा सकता है, निर्वाचन आयुक्त तो हटाया जा सकता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति हटाएगा निर्वाचन आयुक्त को, जो अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं। अगला क्वेश्चन है, बताना है कि कौन सा सही है। निर्वाचन आयोग पर सही उत्तर बताना है। पहला है कि संसद एवं राज्य विधानमंडल के चुनाव कराता है, सही है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों के लिए चुनाव कराता है, सही बात है। अगला है, किसी राज्य में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संस्तुति करता है, नहीं। राष्ट्रपति शासन सिर्फ राष्ट्रपति लगाता है राज्य में राज्यपाल के सिफारिश पर, तो तीसरा गलत है। निर्वाचन सूची को तैयार कराने का कार्य का निरीक्षण और निर्देशन एवं नियंत्रण करता है, तो सही करता है। पहला, दूसरा और चौथा, इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा आंसर। अगला है, निम्नलिखित कार्यों में से कौन एक कार्य भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित नहीं है। वह मतदाता सूची तैयार करता है, सही है। संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल चुनाव का संचालन करता है, ये भी सही है। अगला पॉइंट क्या है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव का संचालन करता है, ये भी सही है। विधानमंडल के चुनाव के लिए उचित प्रावधान करता है क्या, नहीं, उचित प्रावधान नहीं करता, बल्कि वो सिर्फ चुनाव कराता है बस, तो डी ऑप्शन सही नहीं है। अगला है, राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा संचालित किया जाता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव जो भारत का निर्वाचन आयोग है उसके द्वारा संचालित होता है। कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है। तो लोकसभा का किया जाता है, राज्यसभा का, राष्ट्रपति का। स्थानीय निकायों का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करता है, तो इसके लिए डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। भारत के निर्वाचन आयोग में कौन सा कृत्य सही है, ये बताना है। पहला है, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के सभापति और के पदों के लिए निर्वाचन करता है, नहीं, ये सब तो अपने सदस्य खुद ही मिलकर करते हैं, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। नगर पालिकाओं और नगर निगमों के लिए निर्वाचन करवाता है, नहीं, इसको तो राज्य निर्वाचन आयोग कराता है, तो दूसरा भी गलत हो जाएगा। निर्वाचनों से उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों का निर्णय करता है क्या, नहीं, उसको तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट करता है, तो एक भी सही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा, कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, तीन ऑप्शन दिया गया, बताना है कि कौन सा सही है। तो पहला ऑप्शन है कि भारत का निर्वाचन आयोग 5 सदस्यीय निकाय है, नहीं, इसमें सिर्फ 3 सदस्य होते हैं, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त, 2 अन्य होते हैं। संघ का गृह मंत्रालय आम चुनाव और उपचुनाव दोनों के लिए चुनाव कार्यक्रम तय करता है क्या, नहीं, दूसरा भी गलत है, इसलिए कि ये जो आम चुनाव और उपचुनाव दोनों के लिए चुनाव कार्यक्रम तय करता है क्या, तो संघ का गृह मंत्रालय के लिए थोड़ी ना करता है, तो गृह मंत्रालय दे दिए, इसलिए गलत हो जाएगा। अगला है, निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन विलय से संबंधित विवाद निपटाता है क्या, तो हाँ, निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त जो राजनीतिक दल है, विभाजन या विलय से संबंधित कोई विवाद है तो इसको निपटाता है, तो इसका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर कहा गया है कि 1968 के तहत मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन हो गया या विलय हो गया है, इससे संबंधित विवाद भी ये निपटाता है। अगला क्वेश्चन है, किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है। चुनाव आयोग की अधिसूचना जारी करता है क्या, तो चुनाव आयोग की अधिसूचना कौन जारी करता है, ये निर्वाचन आयोग नहीं करता है। चुनाव चिन्ह का बंटवारा करता है, चुनाव की वैधता का निपटारा करता है, चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से कराता है, लेकिन अधिसूचना तो राष्ट्रपति जारी करता है, राष्ट्रपति और राज्यपाल, तो इसके लिए ये गलत हो जाएगा। अगला है, भारत में ये क्या दिया गया, इसके बाद समय, निर्वाचन तिथि आदि की विस्तृत अधिसूचनाएं जारी करता है। हाँ, अगला क्वेश्चन है, भारत में निर्वाचन प्रक्रम के आरंभ के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। सरकार द्वारा निर्वाचन की सिफारिश की, निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना जारी किया जाना, निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की सिफारिश और केंद्र में गृह मंत्रालय द्वारा राज्यों में गृह विभागों द्वारा अधिसूचना जारी किया जाता है। निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की सिफारिश और राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल के द्वारा निर्वाचन अधिसूचना जारी की जाती है, तो इसका ऑप्शन सी ऑप्शन सही हो जाएगा। राष्ट्रपति और राज्यपाल की सिफारिश पर निर्वाचन आयोग अधिसूचना को जारी करता है। अगला है, भारत में विविध निर्वाचनों के लिए कौन सा
निर्वाचन प्रणाली स्वीकृति की गई है, बताना है कौन सा सही है। पहला है वयस्क मताधिकार और प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, सही है। एकल संक्रमणीय मत के द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली, ये भी सही है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की सूची प्रणाली, नहीं इसकी सूची नहीं होती है, निर्वाचन होता है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन की संचयी मतदान प्रणाली, ये भी नहीं होता है। तो अप्रत्यक्ष तो होता है राष्ट्रपति का चुनाव, लेकिन निर्वाचन की संचयी मतदान प्रणाली नहीं होता है। तो पहला और दूसरा इसका आंसर राइट हो जाएगा। पहला और दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर कौन निर्णय देता है। तो यदि वो कोई सांसद है जो अयोग्य है तो उसको निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति देगा, इसलिए कि निर्वाचन आयोग ही उनको जारी करेगा कि ये चुनाव लड़ने के लिए योग्य है कि नहीं है। तो देखेगा जब अयोग्य है तो निर्वाचन आयोग परामर्श भेजेगा कहाँ, राष्ट्रपति के पास। तो राष्ट्रपति कह देगा कि ये सांसद अयोग्य है। विवाद पर कौन निर्णय देगा, फिर वो विवाद होगा तो उसको राष्ट्रपति देगा, निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति। अगला है संसद के सदस्य की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्न का विनिश्चय करते समय राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसकी राय प्राप्त करेगा। तो संसद के सदस्य की निर्भरता मतलब आयोग से संबंधित प्रश्न का विनिश्चय करते समय राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसकी राय पर प्राप्त करेगा, वो जो भारत का निर्वाचन आयोग है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अभी हम लोगों ने एक क्वेश्चन पढ़ कर आया है। अगला है यदि किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचन में निर्वाचित घोषित होने वाला प्रत्याशी अपनी निक्षिप्त राशि या जमानत राशि खो देता है तो उसका अर्थ है कि वह निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या बहुत अधिक थी। तो निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या बहुत अधिक थी। यदि राज्य विधानसभा के निर्वाचन में निर्वाचित घोषित होने वाला प्रत्याशी अपनी निक्षिप्त राशि खो देता है, जमानत राशि खो देता है तो प्रत्येक उम्मीदवार को निर्वाचन में निक्षिप्त या जमानत राशि रखनी पड़ती है, और यदि वह कुल पड़े वैध मतों का न्यूनतम 1/6 मत नहीं प्राप्त करता है तो यह राशि खो बैठता है। दिए गए विकल्पों के अनुसार यदि चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या काफ़ी अधिक हो तो ऐसा संभव हो सकता है। अगला है न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय किसके पास है। तो ये संसद के पास है। यदि न्यायालय अपराधी घोषित किया है किसी व्यक्ति को और चुनाव लड़ने के लिए जाता है और उसको अयोग्य घोषित करार कर दिया जाता है तो ये निर्णय संसद देता है। संसद द्वारा बनाए गए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 के 3 के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को न्यायालय द्वारा अपराधी करार देते हुए 2 वर्ष या अधिक की सजा सुनाई गई है तो वह सजा के दौरान तथा उसके पश्चात अगले 6 वर्ष की अवधि के लिए सदन की सदस्यता तथा चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य होगा। कितने समय तक होगा, वो 6 वर्ष के लिए होगा, या सजा के दौरान या 6 वर्ष तक। इसके अतिरिक्त ये इसी अधिनियम की धारा 8(1) के तहत वर्णित विशिष्ट अपराधों के लिए दोष सिद्धि कोई व्यक्ति मात्र जुर्माना होने पर भी 6 वर्षों की अवधि हेतु तथा कोई भी सजा होने पर भी सजा के दौरान तथा उसके बाद भी 6 वर्ष की अवधि हेतु सदन की सदस्यता तथा चुनाव लड़ने के लिए वो अयोग्य रहेगा यदि उसको जुर्माना राशि भी देनी है तो। अगला है कथन ए, चुनाव की घोषणा हेतु होते ही राजनीतिक दलों में को आदर्श आचार संहिता का पालन करना पड़ता है। सही बात है। आदर्श आचार संहिता को संसद ने अधिनियमित किया था। तो बताना है कि कौन सा सही है। तो फ्रेंड्स पहला वाला सही है लेकिन दूसरा वाला गलत है, इसलिए कि जो आचार संहिता जो उनकी आचरण और व्यवहार को नियंत्रित करता है, यह राजनीतिक दलों की सहमति से विकसित किया जाता है। किससे? राजनीतिक दलों की सहमति से, तथा उन पर बाध्यकारी होता है। आदर्श आचार संहिता निर्वाचन आयोग द्वारा निर्मित की जाती है, न कि संसद के द्वारा। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है, विधिक अधिकार है। ये भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार क्या है? एक विधिक अधिकार है। विधिक अधिकार यह एक अधिनियम के अंतर्गत है, तो इसका सी ऑप्शन राइट आंसर है। भारत में मत देने का अधिकार निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार है? तो वैधानिक अधिकार या विधिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया था किस आम चुनाव में? तो 1889 में, 1888 में,
ये 61वां संविधान संशोधन हुआ था। 21 वर्ष से आयु घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो 1989 में ही आम चुनाव था जिसमें 18 वर्ष की वयस्क ने भाग लिया था। केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिका के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र की सीमा 21 से घटाकर के 18 कर दी गई है 61वां संविधान संशोधन 1989 में। नेक्स्ट है कि संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु वर्ष से 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष की गई। तो 61वां संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान का 61वां संविधान संशोधन किस एक से संबंधित है? मतदाताओं की आयु घटाए जाने से है। संविधान में किस अनुच्छेद से वयस्क मताधिकार को मान्यता दी गई है? तो आर्टिकल 326 में दिया गया है वयस्क मताधिकार। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा एवं विधानसभा के प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने अर्थात वयस्क मताधिकार का अधिकार प्रदान करता है? तो आर्टिकल 326 है। आर्टिकल 326 है। पार्लियामेंट द्वारा वर्ष 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु 18 वर्ष किया गया था। अगला है राज्य विधानमंडल के निर्वाचन हेतु सिद्धांत दिए गए। बताना है कि कौन सा सही है। वयस्क मताधिकार है। प्रत्येक क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए केवल एक निर्वाचक सूची होगी। सही बात है। धर्म, प्रजाति, लिंग आदि के निर्वाचन सूची बनाने में कोई स्थान नहीं होगा। हाँ, धर्म के नाम पे, प्रजाति और लिंग के नाम पर सूची नहीं बनाई जाएगी। सही है। राजनीतिक दलों को अपने स्वयं के मानक स्थापित करने की स्वतंत्रता होगी। क्या? सही बात है। राजनीतिक दल अपने स्वयं के मानक स्थापित करेंगे। चौथा भी सही है। तो चारों ऑप्शन सही है। इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला है निर्गत मत सर्वेक्षण के विषय में कौन सा कथन सही है? पहला है निर्गत मत सर्वेक्षण अधिनियम का प्रयोग मतदाताओं के उस निर्वाचनेतर सर्वेक्षण को व्यक्त करता है जिससे यह पता चले कि मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किस प्रत्याशी के पक्ष में किया है। दूसरा है निर्गम मत सर्वेक्षण और जनमत सर्वेक्षण एक ही बात है क्या? तो इसमें पहला वाला हमारा आंसर राइट हो जाएगा, इसलिए कि निर्गम मत सर्वेक्षण जो है यह अभिव्यक्ति का प्रयोग मतदाताओं के उस निर्वाचनेतर सर्वेक्षण को व्यक्त करता है जिससे पता चलता है कि मतदाता ने अपने मताधिकार का प्रयोग किस प्रत्याशी को किया है। तो ये निर्गम मत सर्वेक्षण का कथन ए सही है। कथन ए सही है। अगला है 2009 लोकसभा चुनाव में निर्वाचकों की संख्या मिलियंस में 1 मिलियन बराबर 10 लाख लगभग कितनी है? तो 714 मिलियन है। 2009 का ये था। और 2019 में कितना था? 908.72 मिलियन था। अगला क्वेश्चन है बताना है कि कौन सा सही है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। लोक प्रतिनिधित्व संशोधन अधिनियम 1996। लोक प्रतिनिधित्व संशोधन हुआ था 1996 में। निर्वाचित विधि के हुए हाल ही के संशोधन के विषय में कौन सा कथन सही है, इस पर बताना है, विचार करना है। तो चलिए विचार करते हैं। पहला दिया गया है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज अथवा भारत के संविधान के अपमान के अपराध के लिए किसी दोष सिद्धि के होने पर दोष सिद्धि की तिथि से 6 वर्षों के लिए संसद और राज्य विधानमंडल के चुनाव लड़ने की अयोग्यता हो जाएगी। हाँ, ये बात सही है। यदि वो प्रत्याशी भारतीय राष्ट्रीय ध्वज अथवा भारत के संविधान का अपमान करता है तो 6 वर्ष के लिए संसद और राज्य विधानमंडल उसको चुनाव लड़ने से रोक देगी, अयोग्य घोषित कर देगी। पहला सही है। लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने हेतु अभ्यर्थी द्वारा जमा किए जाने वाले प्रतिभूति निक्षेप में वृद्धि की गई है। हाँ, तो लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए जो अभ्यर्थी की जमा राशि है उसकी भी बढ़ोतरी की गई है। दूसरा भी सही है। अगला है कि कोई अभ्यर्थी अब एक से अधिक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र निर्वाचन खड़ा नहीं, गलत बात है, कई बार लड़ सकते हैं। चौथा है चुनाव लड़ने वाले किसी अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाने पर अब किसी निर्वाचन को प्रत्यादिष्ट नहीं किया जा सकता है। तो चुनाव लड़ने वाले किसी अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाने पर अब किसी निर्वाचन को प्रत्यादिष्ट नहीं किया जा सकता है। सही बात है। तो इसका आंसर पहला, दूसरा और चौथा राइट आंसर है। पहला, दूसरा और चौथा। तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का अधिनियम है जो कि 1996 में इसमें संशोधन किया गया था। लिखा गया है कि 96 को कि लोक प्रतिनिधित्व संशोधन अधिनियम दिनेश गोस्वामी समिति की सिफारिश पर आधारित था। ये अब कोई अभ्यर्थी किसी आम चुनाव अथवा साथ साथ कराए गए 2 या अधिक सीटों के उप निर्वाचन में
दो से अधिक क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता है। एक व्यक्ति एक ही जगह पर लड़ेगा। यदि किसी प्रत्याशी की मृत्यु हो जाए तो चुनाव प्रत्यादिष्ट या रद्द नहीं होगा। पहले चुनाव का प्रत्याशी कोई खत्म हो गया तो रद्द होता था, बल्कि मान्यता प्राप्त दल के प्रत्याशी की मृत्यु की स्थिति से में संबंधित दल को नया प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारा जाता है। जिस दल का रहेगा उस दल में एक नया प्रत्याशी उतारा जाएगा। दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिश की थी लोकसभा के चुनाव के सरकारी न्यायाधीन की। तो दिनेश गोस्वामी 1990 की संयुक्त मोर्चा सरकार के दौरान विधि मंत्री थे। कौन? दिनेश गोस्वामी 1990 में। इनकी अध्यक्षता में 1990 में चुनाव सुधारों पर समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों की गाड़ियों के लिए ईंधन की निर्धारित मात्रा, मतदाता सूचियों की अतिरिक्त प्रतियां उपलब्ध कराने, प्रत्याशियों के द्वारा प्रयुक्त माइक्रोफोन की निर्धारित संख्या किराए का भुगतान आदि के संदर्भ में सरकारी नीतिनियम की सिफारिश की थी कि ये सीमित होना चाहिए। अगला दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध था, तो निर्वाचन सुधार से इनका संबंध था। अगला है लोकसभा। देखो 3 ऑप्शन दिया गया, बताना है कि कौन सा सही है। लोकसभा एवं विधानसभा में सीटों के आरक्षण से संबंधित बताना है कौन सा विकल्प सही है। लोकसभा की 443 निर्वाचित सीटों में 84 सीटें अनुसूचित जाति एवं 44 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए। किसी निर्वाचन क्षेत्र को आरक्षित करने का निर्णय परिसीमन आयोग द्वारा होता है, दूसरा सही है। परिसीमन आयोग की नियुक्ति लोकसभा के स्पीकर द्वारा की जाती है, नई संसद के सदस्यों द्वारा की जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। पहला और तीसरा गलत है, दूसरा सही है जो हम लोगों ने पढ़ा था। तो 2008 के परिसीमन के तहत वर्तमान में लोकसभा की कुल 443 निर्वाचन सीटों में से 84 सीटें अनुसूचित जनजाति की, जबकि 47 सीटें अनुसूचित जनजाति की है। तो जनजाति की 84 है, जनजाति की 47 है। अनुसूचित जाति की 84 है, अनुसूचित जनजाति की 47 है। तो कथन एक सही नहीं था इसके लिए, इसलिए उसने 45 लिखा था। परिसीमन आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। किसी निर्वाचित क्षेत्र के सीमांकन एवं उसे आरक्षित करने का निर्णय परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस प्रकार दूसरा कथन जो कि सही था और तीसरा गलत था। अगला है बताना है कि परिसीमन आयोग के बारे में कौन सा कथन सही है। पहला है परिसीमन आयोग के आदेश को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, सही बात है। परिसीमन आयोग जो आदेश देगा उसको किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता है। परिसीमन आयोग के आदेश जब लोकसभा अथवा राज्य विधानसभा के सम्मुख रखे जाते हैं तब उन आदेशों में कोई संशोधन नहीं किया जाता है, ये भी बात सही है। तो लोकसभा और विधानसभा के सामने परिसीमन आयोग अपनी रिपोर्ट रखेगा तो उसमें कोई संशोधन नहीं किया जाता है, तो दूसरा भी सही है। पहला और दूसरा दोनों सही है। परिसीमन आयोग की गठन अब तक 5 बार हो चुकी है। अगला है कथन ए और कारण दिया गया, बताना है कि कौन सा सही है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की समस्या का कुछ हद तक समाधान कर सकती है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली निर्जातीय, लिंग हितों और विचारधाराओं पर आधारित सभी प्रकार के समूहों को यथोचित प्रतिनिधित्व को सुलभ बनाती है क्या? तो दोनों बात सही है, दोनों आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था, इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है तथा एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। प्रतिनिधित्व आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में अल्पसंख्यक समूहों का उनकी संख्या के अनुपात में यथोचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करती है। इस प्रणाली से सभी वर्गों का समुचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित है। अगला है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है तो अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को समूहों का उनकी संख्या के अनुपात में यथोचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करती है आनुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था। अगला उस देश में आनुपातिक प्रतिनिधित्व आवश्यक नहीं है जहां द्विदलीय प्रणाली विकसित हुई है। तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का उद्देश्य समाज के प्रत्येक समूह को समुचित अनुपात में प्रतिनिधित्व उपलब्ध कराना है। अतः जहां देश में मात्र 2 दल हैं या द्विदलीय प्रणाली विकसित है वहां यह महत्वहीन हो जाता है। भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन वीवीपैट का संस्करण क्या है? M3 है। वीवीपैट का संस्करण M3 का है। अगला क्वेश्चन है
वीवीपैट युक्त ईवीएम का M2 और M3 संस्करण आयोग द्वारा प्रयोग में लाया जा रहा है। निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग किस वर्ष से बनाया गया था? 1989 में बनाया गया था। 1989 में बनाया गया था, 1990 तक चला था, ख़त्म हो गया था, उसके बाद पुनः 1993 में किया गया है। कौन भारत के चुनाव आयोग का सदस्य नहीं था? चुनाव आयोग का सदस्य सन 2000 का क्वेश्चन है, तो उस समय NV लोहानी नहीं थे। देखो, निर्वाचन आयोग द्वारा मूलतः एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त ही होता था, लेकिन 16 अक्टूबर 1989 को सर्वप्रथम निर्वाचन आयोग में 2 अतिरिक्त भी निर्वाचन आयोग की नियुक्ति की गई, लेकिन 1990 तक चला था। जो 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं वो 1993 में फिर से 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति होने लगी। भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? VS रमा देवी। 26 नवंबर 1990 से 11 दिसंबर 1990 तक ये पद पर बनी थी। निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल वोटर्स डे है? तो 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे, मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। ये 25 जनवरी 2011 से शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन और पूछे गए क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।